Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Danish Tabassum and Teach Business. This is a 2 June 2022 सेशन और इस सेशन के अंदर मेरा काम आप लोगों की क्यूरीज को रिजॉल्व करना है और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो क्यूरीज हैं उनको देन एंड देयर क्विकली रिजॉल्व किया जाए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तमाम तर जितनी भी बात की जा रही है वो आप सब चीज़ें जितनी भी हैं उन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में रहते हुए आप लोग जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन उनको आप रिव्यू कर सकते हैं। फॉर फर्दर डिटेल्स आई वोंट बी गोइंग इनटू डिटेल्स, लेकिन मैं उनके सिर्फ जस्टिफाइड एलिमेंट्स के बारे में बात करूँगा, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर के काम कैसे करते हैं। फाइन, सो हियर वी गो। फाइन, सबसे नंबर 1, चैप्टर नंबर 6 की रिवीजन, क्विक रिवीजन। चैप्टर नंबर 6, यूनिट नंबर 6 इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वर्ड स्ट्रेटेजिक मींस लॉन्ग टर्म, कॉम्प्लेक्स, एक्सपेंसिव एंड इररिवर्सिबल, ठीक है। जिस चीज के साथ वर्ड स्ट्रेटेजिक लिखा हुआ आ जाएगा उसका मतलब यही है। और ये चीज ध्यान में रखें कि जब कभी आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज अबाउट हाउ यू आर गोइंग टू फुलफिल और अचीव योर विजन दैट यू सेट फॉर द बिजनेस, दैट इज द रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। और उसको अचीव करने के लिए यू विल हैव सेवरल पाथ्स जिनको आप अचीव कर सकते हैं, जिससे आप अपना विजन अचीव कर सकते हैं। और ये चीज ध्यान में रखो कि क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इज देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास 3 फेजेस उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 1 phase is your strategic analysis. Number 2 is a strategic choice या decision making. Number 3 strategic implementation. Strategic analysis का मतलब ये है कि you understand about the situation या analysis about the environment, कि आप जिस environment में exist कर रहे हैं वहां पर आप किस तरह से काम कर रहे हो। And for that reason strategic management के अंदर जो सबसे पहला phase है that is strategic analysis, उसका सही होना या उसका थॉरो होना इस बात की गारंटी देता है कि आपके अगले फर्दर फेजेस यानी स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन आर गोइंग टू मेक सम रीजन या सम वैल्यूएबल एडिशन कि आप अपने ऑब्जेक्टिव को या अपने विजन को अचीव कर सकें। अगर आपके स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में ही मसले आने शुरू हो जाएंगे या वो ही आप सही तरह से प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, आप चॉइस के अंदर या स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन के अंदर जब भी कभी जाएंगे आप उतना रिजल्ट हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिस फर्स्ट फेज इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, दिस फर्स्ट फेज इज वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस फर्स्ट फेज रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च, दिस फर्स्ट फेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस सक्सेसफुल। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर हम लोग सबसे पहले जो चीजें करते हैं, जो जिसमें हमारे पास 4 चीजें जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा इन चारों के बारे में आपने लिखना है, रिगार्डलेस वो किसी एक मेथड के बारे में बात करे ना करे, आपने चारों के बारे में बात करनी है, ठीक है। और ये भी चीज ध्यान में रखो कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में जो सबसे पहली चीज आती है दैट इज नोन एज योर पेस्ट एनालिसिस, ठीक है। पेस्ट एनालिसिस इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का मतलब ये है कि आपकी कंट्री के अंदर, जिस कंट्री में आप जा रहे हो या जिस कंट्री में ऑपरेट कर रहे हो या करना चाहते हो, वहां की पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसी है, स्टेबिलिटी है नहीं है, कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट के ऊपर है नहीं है, आपका जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो रैशनल और रियलिस्टिक हैं या नहीं है, ठीक है। याद रखो बेस्ट एनालिसिस का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, पेपर के अंदर हमेशा इसका एक टेबल बना हुआ आएगा और वो टेबल जो है उसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स आइडेंटिफाइड होंगे। उनमें से जो 2 या 3 हर एक के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और टेक्नोलॉजिकल एग्जिस्ट कर रहे होंगे, उनमें से कोई एक एक पकड़कर आपने उसको एनालाइज और उसको इवैल्यूएट कर देना, ठीक है। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट अगर आपकी स्टेबिलिटी की तरफ होगी, उसकी सर्टेनिटी होगी, उसकी ट्रांसपेरेंसी होगी, उस पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के ऊपर बिजनेसेस का कॉन्फिडेंस होगा, सिटीजन का कॉन्फिडेंस होगा, देयरफॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी उससे डराइव हो, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर हमारे पास जो चीजें नजर आती हैं दैट इज द मैक्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच इंक्लूड्स द इन्फ्लेशन रेट, द इंटरेस्ट रेट, द एम्प्लॉयमेंट, द एक्सचेंज रेट एंड द जीडीपी, सही। और इवन समटाइम्स टैक्सेशन भी आ जाती है। अब इसके अंदर जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये चीज ध्यान में रखें कि हमारे पास पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होगी तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी खुद ब खुद ही आ जाएगी, और अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नजर आएगी, ठीक है। इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिहाज से तमाम तर बिजनेसेस इस इकोनॉमिक एक्टिविटी को या तो कंस्ट्रेंट समझते हैं या वो इनेबलर समझते हैं या वो फीजिबल समझते हैं। कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि समथिंग इज हैपनिंग दैट इज मेकिंग डिफिकल्ट continue their operation and to be more effective and cost efficient, सही है। और अगर यही चीज
इनेबलर की तरफ जाती है या ये चीज जो है ये एक फेवर की तरफ जाती है, तो दैट इज मेकिंग गिविंग देम द अपॉर्चुनिटी टू अचीव एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तो ये चीज ध्यान में रखें कि जब कभी बिजनेसेस जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हैं, उससे पहले वो पॉलिटिकल सर्टेनिटी को देखते हैं कि अगर पॉलिटिकल सर्टेनिटी होगी देयरफॉर इकोनॉमिक सर्टेनिटी भी आएगी। इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी होती है, इकोनॉमिक फैक्टर जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो व्हाटसोएवर, उससे डिराइव होता है आपका सोशल फैक्टर, और सोशल फैक्टर के अंदर हमारे पास सोसाइटी आती है which includes the working class, their attitude towards work, their habits, their consumption levels, their ethics and social environment के इसके लिहाज से कितने लोग इसमें socially जो है वो एक्टिव हैं, कितने उनकी नॉलेज है उनके पास, ये सब चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। Then according to this social condition, technology कम्स इन, और टेक्नोलॉजी के अंदर हम लोगों को ये देखना पड़ता है कि टेक्नोलॉजी कितनी ज्यादा इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है, क्या कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है। सिमिलरली हमारे पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से लोग स्किल्ड लोग अवेलेबल हैं या उनको ट्रेनिंग करवानी पड़ती है या नहीं करवानी पड़ती, और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम वन इकोनॉमी टू अनदर, आपको कितना टाइम लगता है। याद रखें कि पेस्ट एनालिसिस इज फर्स्ट योर एक्सटर्नल एनालिसिस, ठीक है, और एक्सटर्नल एनालिसिस को करने के बाद कंपनीज जो है वो स्वॉट एनालिसिस करती हैं, SWOT। स्वॉट इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस जिसकी हम बात कर रहे हैं, वीकनेस इज द एरिया वेयर दे आर नॉट गुड और एफिशिएंट, सही है, और दे आर लेस कंपेटिटिव विद रिस्पेक्ट टू देयर कॉम्पिटिटर्स, देयर देयर वीक एरियाज, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज आर they really want to exploit and they really want to explore and they really want to get benefit out of it, and then the threat वाली चीज जो है that is basically their concerns के external कोई ऐसे factors exist कर रहे हैं जो शायद उनको business को affect कर सके negatively। याद रखो strengths को हमेशा हम लोग capitalize करते हैं, weaknesses को हमेशा remove करने की कोशिश करते हैं, अपॉर्चुनिटीज को हमेशा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं या कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, और थ्रेट्स को से अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करते हैं या उनसे बचने की कोशिश करते हैं। अब ये भी याद रखो कि हमेशा स्वॉट एनालिसिस का जब कभी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल वैसे जैसे पेस्ट एनालिसिस का बॉक्स टेबल बना हुआ आएगा, उसी तरह से स्वॉट का भी टेबल बना हुआ आएगा। कुछ स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज होंगी, हर डब्बे में से एक एक स्ट्रेंथ या एक वीकनेस या एक अपॉर्चुनिटी या एक थ्रेट निकालकर इन सब को अलग अलग इवैल्यूएट कर देना, आंसर खुद ब खुद ही स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाएगा। फिर आ जाता है हमारे पास पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल ऐसे फैक्टर्स के बारे में बात करता है जिसको कंपनी ऐसी अपॉर्चुनिटीज या ऐसे थ्रेट्स के बारे में बात करता है कि जो कंपनी खुद से कंट्रोल कर सकती है, बट कंट्रोल करने के लिए उनको जो सॉल्यूशंस चाहिए होते हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, लेकिन कंपनीज इसलिए उन कॉन्सेप्ट्स को या उन सॉल्यूशंस को अडॉप्ट करती हैं क्योंकि ये एक दफा अगर रिजॉल्व हो जाए, फॉर वेरी लॉन्ग इट्स गोइंग टू गेट, द कंपनी विल गेट द बेनिफिट ऑफ, ठीक है। Therefore, it is important कि पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के अंदर हमारे पास 5 फोर्सेस होती हैं, in which the fifth one, जो पांचवी आखिरी जो मैं बात करूंगा, that is going to be the derived one, यानी कि उसकी जब हम उस वाली फोर्स को देखते हैं तो पहले उसके लिहाज से हम 4 फोर्सेस की बात करते हैं। नंबर 1, थ्रेट ऑफ बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स का मतलब ये है कि आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी कितनी बार्गेनिंग पावर है कि वो आपसे सस्ती चीज खरीदेंगे, यानी कि आपकी प्राइस से वो चीज नहीं खरीदेंगे, वो अपनी प्राइस कोट करेंगे और कहेंगे हमें हमारी प्राइस पे कोट करके उस पे प्राइस लो, अगर आप देते हो ठीक है, नहीं देते हो अल्लाह हाफिज। Therefore, you have to make your brand, you have to ensure that you should make it a necessity, you should advertise more, you should be able to convince customer that you are going to get the value where you are not going to like feel bad about it, and this kind of value you are not going to find anywhere in our competitors product. Similarly, bargaining power of supplier आती है। सप्लायर वो बंदा जिससे हम चीज खरीद रहे हैं, वो अपनी कॉस्ट पे चीज बेचेगा, ठीक है, वो हमारी कॉस्ट पे खरीदने के बेचने के मूड पे नहीं होगा। जाहिर सी बात है वो महंगा बेचेगा, हम सस्ता खरीदना चाहते हैं, अगर उसकी बार्गेनिंग पावर ज्यादा होगी तो हम महंगा खरीदेंगे, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी। हेंस व्हाट इज रिक्वायर्ड कि आप अपनी स्ट्रेटेजिक अलायंस सेट करें। स्ट्रेटेजिक अलायंस सेट करने का मतलब ये है कि आप अपने बिजनेस की सप्लायर बिजनेसेस के साथ इस तरह की कम्युनिकेशन, इस तरह के बिजनेस रिलेशनशिप्स डेवलप करें जिसपे वो आपको कॉस्ट एफिशिएंसी दे सकें, ठीक है। और ये याद रखो, स्ट्रेटेजिक अलायंस अचीव करने के लिए यू हैव टू बी गुड इन पेइंग देयर क्या कह सकते हैं, इन पेइंग देयर पेमेंट्स बैक, ठीक है, ऑन टाइम।
सही है, डिलीवरीज को आपने क्वालिटी मेंटेन करना है, उनके नाम को आप आगे प्रमोट भी बॉन्ड डेवलप होता है अपने सप्लायर के साथ, तो स्ट्रेटेजिक अलायंस सेट होती है। नहीं कर सकते अगर स्ट्रेटेजिक अलायंस, खरीद लें छोटे सप्लायर्स को, लेकिन अगेन दैट इज गोइंग टू बी समथिंग दैट इज एक्सपेंसिव एंड दैट विल कंज्यूम मोर रिसोर्सेज के जो जिस बिजनेस को आप खरीद रहे होंगे इट्स वेरी एक्सपेंसिव और प्लस दे मे हैव सम इश्यूज इन टर्म्स ऑफ देयर ऑपरेशंस, तो यू हैव टू बेयर दोज इश्यूज एज वेल। देन कम्स थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट। ये न्यू एंट्रेंट जो है ये सप्लाई बढ़ाता है मार्केट के अंदर, और ये हमेशा उस मार्केट में आता है जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा होती है, ठीक है, जहां प्रॉफिट मार्जिन वैल्यू ज्यादा करते हैं। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप यूनिट के लिहाज से, किसी भी प्रोडक्ट के लिहाज से, किसी भी सर्विस के लिहाज से आप प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा अर्न कर रहे होते हैं, तो याद रखें कि आपके प्रॉफिट अर्न करने से आपको तो फायदा हो रहा है, लेकिन दिस इज गोइंग टू बी द न्यूज फॉर ऑल न्यू एंट्रेंट्स टू जंप इन एंड स्टार्ट सप्लाइंग द सेम प्रोडक्ट। तो यू नीड व्हाट यू नीड टू डू, यू समहाउ हैव टू इंश्योर कि काम को बेहतर करने के लिहाज से यू मस्ट बी एबल कि आप या तो प्रोडक्ट की रेंज इतनी ज्यादा डेवलप कर दें कि जो न्यू एंट्रेंट आ रहा है वो भी प्रोडक्ट की रेंज उतनी डेवलप ना कर सके, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाए, हेंस अनएबल टू compete एंड दे गो अवे। नंबर 2 चीज ये हो सकती है कि आप सप्लायर जो आपके सप्लायर्स हैं और जो कस्टमर बिजनेसेस हैं उनके साथ आपकी इतनी अच्छी स्ट्रेटेजिक अलायंस हो कि न्यू एंट्रेंट को, न्यू कमर को वो कॉस्ट एफिशिएंसी ना मिल सके, हेंस प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी ज्यादा हो, वो प्रॉफिटेबल ना हो सके, देयरफॉर अनएबल टू compete विद यू। सिमिलरली जो फोर्थ जो फैक्टर है दैट इज योर थ्रेट ऑफ substitute. Substitutes are those products that are used for the same need but they have different type of nature. For example, अगर हम टी और कॉफी की बात करें तो दे आर सब्सिट्यूट्स, ठीक है, ये कैंपस बेस्ड क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस आर सब्सिट्यूट्स, ठीक है। सो अब इस चीज में हमारे पास ये चीज ध्यान में रखो कि जब कभी भी आपको सब्सिट्यूट्स जितने ज्यादा होंगे आपका प्रोडक्ट उतना ज्यादा जो है थ्रेट फेस करेगा, क्योंकि आपकी नीड जो है वो बहुत जनरलाइज्ड है। in order to ensure कि you have to overcome this substitute वाली कहानी, you have to ensure कि your need should be very specialized. आप जितनी जनरल मार्केट में जाएंगे उतने ज्यादा सब्सिट्यूट्स अवेलेबल होंगे, जितनी आप एक्सक्लूसिव मार्केट में जाएंगे उतने आपके सब्सिट्यूट्स कम होंगे, hence the threat is removed. इन तमाम तर चीजों के लिहाज से जो फिफ्थ फोर्स आती है, दिस इज द इंडस्ट्रियल राइवलरी, जहां पर आपके राइवल्स की बार्गेनिंग पावर बहुत स्ट्रांग, उन्होंने बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स को बहुत लो किया हुआ होगा, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर को बहुत लो किया हुआ होगा, थ्रेट न्यू एंट्रेंट का बिल्कुल उनको नहीं होगा, और सब्स्टिट्यूट के लिहाज से उनके पास हर तरह का जवाब होगा। यानी कि अगर मैं और या मेरे साथ कुछ और कंपनी जो है हम एक दूसरे के राइवल हैं, तो आई हैव सेट माय ओन स्ट्रेटेजिक अलायंसेस विद सर्टेन सप्लायर्स, आई हैव कंट्रोल्ड द डिमांड एंड द नीड एंड द विशेस ऑफ माय कस्टमर। मैं जिस प्राइस पे बेच रहा हूँ वो दे आर गोइंग टू बाय इट, हेंस दे आर ब्रांड लॉयल। आई हैव कंप्लीटली क्लोज्ड ऑल द डोर्स टू कम फॉर एनी न्यू कमर, क्योंकि मैंने जिस कॉस्ट में मैं बेच रहा हूँ या जिस प्राइस में मैं बेच रहा हूँ, जिस रेंज में मैं बेच रहा हूँ, या जो वैरायटी या जो वैल्यू एडिशन में दे रहा हूँ, nobody can compete in. Similarly, my rival is doing the same thing and for their market. And the last one is कि मैं हर तरह के सब्स्टिट्यूट्स में अवेलेबल हूँ। क्लासिकल एग्जांपल इज पेप्सी एंड कोक, ठीक है, दुनिया में कोई तीसरी कंपनी वहां पर एंटर ही नहीं हो सकती, yet everybody knows that they are super profitable but nobody can compete with them, ठीक है। Therefore ये चीज आगे पेस्ट एनालिसिस होती है। याद रखो SWOT, पेस्ट और पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल का जो भी कोई एलिमेंट है, ये तमाम तर एलिमेंट जितना भी है, ये बेस करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना ज्यादा अच्छा है, और वो प्रोडक्ट कैसे पता चलता है, आपके कोर कॉम्पिटेंसी के लिहाज से। कोर कॉम्पिटेंसी का बेसिक मतलब ये होता है कि आपकी कोई एक ऐसी एट्रीब्यूट या आपके सीरीज ऑफ एट्रीब्यूट्स या आपकी कोई ऐसी एक्टिविटी या आपकी कोई ऐसी एबिलिटी जो ना तो कंपटीटर कॉपी कर सके, कस्टमर उसको हर दफा वैल्यू कर रहा हो और देयरफॉर दे आर विलिंग टू पे मोर। एंड नंबर 3, आपकी हर तरह की प्रोडक्ट के लिए, वो हर तरह की मार्केट के लिए वो अवेलेबल हो। याद रखिएगा कि कोर कॉम्पिटेंसी इज नॉट यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, यूनिक सेलिंग पॉइंट इज टेम्पररी और कोर कॉम्पिटेंसी इज परमानेंट। यूएसपी इज शॉर्ट टर्म, कोर कॉम्पिटेंसी इज लॉन्ग टर्म, ठीक है। और ये भी याद रखो कि कोर कॉम्पिटेंसी आपके पास होगी, उससे आप डिराइव करते हैं सेवरल यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, ठीक है। और इट इज इंपॉर्टेंट कि आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी होती है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप किसी भी मार्केट में एंटर होते हैं विद योर कोर कॉम्पिटेंसी, यू कैन अचीव एन इंस्टेंट सक्सेस, क्योंकि दैट पर्टिकुलर वैल्यू, एट्रीब्यूट या फीचर नोबडी कैन एवर डिलीवर।
सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। देयरफॉर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के अंदर आपको पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में मालूम होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स के बारे में मालूम होना चाहिए एनवायरनमेंट के अंदर। प्लस आपको पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल के बारे में मालूम होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी क्या है, कस्टमर की बार्गेनिंग पावर क्या है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर क्या है, सब्स्टिट्यूट्स आ सकते हैं किस रेंज तक आ सकते हैं, और न्यू एंट्रेंट कब आएगा और वो कितना ज्यादा आपके डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। इसके साथ साथ अनलेस एंड अनटिल यू आर नॉट नोन with your core competency, you cannot close this phase and jump to strategic choice. याद रखें, core competency का मालूम होना is a must thing. Number 2, the opportunity where you are going to plant your product, it has to be there. और Boston metrics जो कि असल में मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया, इसलिए वहां का जो प्रॉब्लम चाइल्ड प्रोडक्ट होता है उसको अटैच किया जाता है विद कोर कॉम्पिटेंसी, क्योंकि दैट प्रॉब्लम चाइल्ड प्रोडक्ट रिक्वायर्स द रीपोजिशनिंग, दैट इज द पोटेंशियल प्रोडक्ट दैट कैन come in and perform well but requires some kind of focus by the administration. उसको फोकस कैसे करवाएंगे, उसको हम अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। वो अपॉर्चुनिटी कहां से मिली है, पेस्ट और स्वॉट एनालिसिस से मिली है, ठीक है। और उसके बाद उसके अंदर हम लोग कैसे उसके अंदर हम वैल्यू ऐड करेंगे, कोर कॉम्पिटेंसी के थ्रू वैल्यू ऐड एंटर करेंगे, और therefore that particular product जो प्रॉब्लम चाइल्ड है will become a star and later on becomes the cash cow as soon as the market matures. ये आपका स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का स्पेस पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम चले जाते हैं स्ट्रेटेजिक एनालिसिस चॉइस के ऊपर। इसका एक और नाम भी है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। सबसे पहले हमें 4 टेक्निक्स पता चलती हैं कि हम किसी भी मार्केट में किस तरह से एंटर हो सकते हैं, दैट इज नोन एज एनसॉफ मैट्रिक्स। यानी या तो मैं न्यू मार्केट डेवलप कर सकता हूं, या मैं न्यू प्रोडक्ट डेवलप कर सकता हूं, या मैं मार्केट पेनिट्रेशन कर सकता हूं, या मैं कंप्लीट डाइवर्सिफिकेशन से उस मार्केट में एंटर हो सकता हूं। याद रखें, पेपर के अंदर बकायदा इन 4 में से कोई 2 या 1 आपको पेपर में बकायदा लिखकर बताई जाएगी, और इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि ज्वाइंट वेंचर हो जाए, मर्जर हो जाए, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, नई मार्केट सेगमेंट में जा रहे हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, नई स्ट्रेटेजिक अलायंस सेट कर रहे हैं, नई डायरेक्शन फॉर द बिजनेस सेट कर रहे हैं, whatsoever is given it's always written in the paper, ठीक है। और ये पेपर के एंड सेक्शन के अंदर फ्यूचर ग्रोथ या फ्यूचर स्ट्रेटजीज के लिहाज से या फ्यूचर प्लान के लिहाज से जो हेडिंग होती है उसके अंदर ये चीजें लिखी हुई होती हैं। What you have to do, you have to decide ये कौन सी स्ट्रैटेजी है। जो भी कोई स्ट्रैटेजी का नाम लिखा हुआ भी होता है, उस नाम के साथ उसको फायदा, उसको हाउ एवर करके उसको इवेल्युएट कर दीजिए। जब आपका एनसॉफ मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाता है तो हम इन चारों मेथड्स का इन्वेस्टमेंट अप्रेजल निकालते हैं। मकसद इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का मतलब यह कि मार्केट पेनिट्रेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, न्यू मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, इन चारों का पेबैक पीरियड, ARR, डिस्काउंटेड पेबैक, NPV निकाली जाती है और कंपेयर की जाती है कि किसकी NPV ज्यादा है, किसका डिस्काउंटेड पेबैक अच्छा है, किसका ARR ज्यादा है, ठीक है। और जो 2 बेस्ट टेक्निक्स होती हैं उनको फर्दर आगे लेके जाया जाता है टू स्क्रूटनाइज के विच वन इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। हमें कोई एक तरीका चाहिए जिससे हम अपने प्रॉब्लम चाइल्ड प्रोडक्ट को अपॉर्चुनिटी में इंट्रोड्यूस करवा सकें विद द कोर कॉम्पिटेंसी। तो क्या तरीका होना चाहिए, वो तरीका ढूंढ रहे हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास 4 तरीके हैं। उन 4 तरीकों में से हर चारों तरीकों का हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की सारी टेक्निक्स निकालकर लगाकर उनसे चेक किया। जिसकी इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में से टॉप 2 टेक्निक्स होंगी उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, बाकी 2 को हम कहेंगे अल्लाह हाफिज। इन दोनों टेक्निक्स के ऊपर लेगा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री का मतलब ये है कि आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दैट कैन डिराइव द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे कंज्यूमर का रिस्पांस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिसेशन आता है, बूम आता है, प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है, कम होता है। ये वो फैक्टर्स है जिनको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं क्योंकि इसका स्टैटिस्टिकल डेटा अवेलेबल होता है। तो हम with respect to our statistical data and experience put percentages to all those factors and find out what if these percentages happen, so how they are going to affect the total final revenue of the decision, ठीक है। और ये जो हमारे पास चीजें होती हैं इसमें हम एक तरह की डायग्राम बनाते हैं। उस डायग्राम के अंदर हमारे पास बकायदा आउटकम्स लिखे हुए होते हैं और आउटकम्स का हमारे पास परसेंटेजेस गिवन होती हैं। हम परसेंटेजेस का आउटकम्स के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड इवेंचुअली हमारे पास हर एक डिसीजन की एक्सपेक्टेड वैल्यू आती है। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है that is basically your net revenue you are going to earn when you face all those positive and negative days or positive negative effects, सही है। यानी अगर मेरे पास एक बिजनेस है जिसका मैं कहता हूँ कि जी वो 100 रुपीज मैंने उसमें लगाए हैं, 60% चांसेस है बूम के, 40% चांसेस है रिसेशन के, तो वंस आई हैव पुट माय 100 रुपीज इन एनी बिजनेस, नाउ आई कैन नॉट टेक इट बैक।
I have to face the boom days, I have to face the recession days as well. तो मुझे boom के वो profits भी मुझे मिल रहे होंगे और recession के मुझे वो losses भी मिल रहे होंगे. तो net मुझे कितना मिल रहा है, सही है. तो that is basically how I am going to take care of those recession और boom के revenues. उनको मैं multiply करूंगा with their expected outcomes, ठीक है, जो percentages given होंगी, और उन दोनों को add back कर लूंगा. और ये वो total amount होगा जो मैं earn कर रहा हूँ during the good and the bad days. अब मैंने पैसे कितने लगाए हैं, 100 रुपए लगाए हैं, मैं जो मैंने earn किया उसमें से 100 रुपए माइनस कर दूंगा. This is the net gain I got. और ये वो चीजें हैं जो शायद मैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के अंदर नहीं कर रहा था. इसी वजह से डिसीजन ट्री जो है उसमें ऐसा बिजनेस, जिसे ऐसी टेक्निक जो ज्यादा एक्सपेक्टेड वैल्यू शो करती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का होता है नेट गेन, ठीक है, जो नेट गेन आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा शो कर रही है उसको आप सेलेक्ट कर लेते हैं. हेंस that is carry forward to the next method of force field model. अब force field model में तमाम तर वो factors जो शायद हम quantify नहीं कर सकते हैं, जिसके हम percentages exist नहीं कर सकते हैं, but we really need to know कि how they are going to affect, whether they are going to be our supporting factors or favoring forces या against forces. याद रखें पेपर के अंदर डिसीजन ट्री का भी, पेपर के अंदर इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी, पेपर के अंदर फोर्स फील्ड मॉडल का भी हर रेफरेंस रीजन दिया जाएगा. आपने सिर्फ रेफरेंस रीजन निकालना है, उसका आपने इंपैक्ट लिखना है, उसका आपने इवैल्यूएट करना है, कहानी खत्म, नेक्स्ट फैक्टर पे आप आ जाए. तो यू हैव टू जस्ट डील विद द टेबल एंड यू जस्ट गो विद द फ्लो. ये बिजनेस के अंदर क्या कह रहे हैं. फेवरिंग फोर्सेस और अगेंस्ट फोर्सेस के अंदर याद रखिएगा कि आपके पास फेवरिंग फोर्सेस का मतलब ये कि वो आपके बिजनेस के डिसीजन को फेवर करेंगी, सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी, और अगेंस्ट फोर्सेस का मतलब ये तमाम ऐसे फैक्टर्स जो शायद आपके बिजनेस की सक्सेस को लिमिट कर सके. हमेशा इस ज़हन में रखो कि बिजनेसेस जो हैं वो फेवरिंग फोर्सेस जब ज्यादा होती हैं, ये आमतौर पे इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैं नंबर्स बोल रहा हूँ, 12 रेशो यानी कोलन 10, सही है, ये लिखा हुआ आ गया. तो 12 का मतलब ये दिस इज अ टोटल स्कोर ऑफ ऑल द फेवरिंग फोर्सेस, ठीक है, ये 12 है. और कोलन के बाद दो डॉट्स के बाद जो दूसरा नंबर लिखा है दैट इज 10, वो लिखा हुआ है दैट इज द टोटल ऑफ ऑल द अगेंस्ट फोर्सेस, दैट इज 10, ठीक है. ये खुद से लिखा हुआ होगा, आपको निकालने की जरूरत कभी नहीं होगी और ना कभी आपसे पूछा जाएगा. इसलिए ज़हन में रखो कि अगर हमारे पास फेवरिंग फोर्सेस का टोटल जो है वो 12 है और अगेंस्ट फोर्सेस का टोटल 10 है, तो यस वी नो कि हमारी जो फेवरिंग फोर्सेस है आर मोर स्ट्रॉन्गर देन द अगेंस्ट फोर्सेस, हेंस वी कैन कंटिन्यू द ऑपरेशन. लेकिन अगर ये वाइस वर्सा होता, 10:12 होता कि फेवरिंग फोर्सेस आर लेस स्ट्रॉन्ग and then against forces, therefore we are going to initiate sub strategy. What is a sub strategy? Sub strategy is something that basically tries to improve या improvise या enhance the favoring forces while limiting the effects of against forces. तो हम पहले वो प्रोडक्ट लॉन्च करने से या वो डिसीजन लेने से पहले we are going to initiate that sub strategy so that we can make the equation in our favor, that is favoring forces का टोटल ज्यादा हो against forces से, and hence we can continue it. ठीक है, दिस इज अ फोर्स फील्ड मॉडल. उसके बाद समटाइम्स ब्रेक इवन इज आल्सो देयर, ब्रेक इवन कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड, और उसके लिहाज से भी हम जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, ब्रेक इवन यूनिट्स होते हैं, वो हम निकाल लेते हैं. तो ये चीजें भी हमारे पास सामने नजर आती हैं. वंस दिस इज ऑल डन, याद रखें कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस के बाद स्ट्रेटेजिक चॉइस का जब कभी भी क्वेश्चन आएगा, ये चार टेक्निक्स एनसॉफ, डिसीजन ट्री, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और फोर्स फील्ड मॉडल को अलग अलग पैराग्राफ से समझा दीजिएगा, ठीक है, जब यूजफुलनेस की बात आती है. और रेफरेंस टेबल आपके पास अवेलेबल होगा, रेफरेंस टेबल निकालकर पहले समझा दो डिसीजन ट्री होता क्या है, जाओ टेबल में देखो, टेबल में कौन सा वैल्यू दी गई है उसको समझा दो, उसको इवैल्यूएट कर दो, फायदा नुकसान लिख दो. फोर्स फील्ड मॉडल पे जाओ, जाके देखो उसके क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसको पहले समझा दो फोर्स फील्ड मॉडल होता क्या है, उसके लिहाज से उसकी सारी बातें कर दो. अब हमारे पास आता है आखिरी फेज, दैट इज द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन. यानी अब डिसीजन ले लिया कि मैंने करना क्या है, क्योंकि वी बेसिकली हैव सिलेक्टेड द बेस्ट आइडिया टू हाउ वी आर गोइंग टू एंटर इट. So what we are going to do, we are going to make a what if plan, that is a contingent plan. Okay, what we have assumed, what we have like assumed in terms of the decision making process, strategic process या analysis के अंदर हमने कोई चीजें वो की होती हैं, assume की होती हैं. So वो assumptions जब कभी भी हम लोगों ने करती हैं, तो what if they go wrong, तो हमारे पास contingent plan होने चाहिए. Contingent plans are always important and this makes very positive impact over the stakeholders, क्योंकि this ensures your continuity under uncertain conditions. याद रखो, एक ऐसा बिजनेस जो कंटिजेंसी प्लान के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा और एक ऐसा बिजनेस जो विदाउट कंटिजेंसी प्लान के साथ एग्जिस्ट कर रहा होगा, पहले वाले बिजनेस पे शेयर होल्डर्स का, सारे स्टेक होल्डर्स का
ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा एज कम्पेयर टू द लेटर वन, ठीक है, क्योंकि वो पहले से प्री प्लान है। अब ये याद रखो कि कंटीजेंसी प्लान के लिए आपको बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस करना पड़ता है। यू हैव टू इंश्योर कि कंटीजेंसी प्लान इज ऑलवेज देयर फॉर यू। इसका एक और नाम भी है, क्राइसिस प्लान भी इसको कहते हैं, इसको कंटीजेंट प्लान भी कहते हैं, इसको प्लान बी भी कहते हैं, इसको एग्जिट प्लान भी कहते हैं, इसको डिजास्टर प्लान भी कहते हैं, सही है, इसको व्हाट इफ प्लान भी कहते हैं। ये सब चीजें वहां पर एग्जिस्ट करती हैं, सब इसी के नाम, ठीक है। तो अब ये याद रखो कि अगर आपके पास पहले से डिजास्टर प्लान पहले से अवेलेबल होगा, एग्जिट प्लान पहले से अवेलेबल होगा, कंटीजेंट प्लान पहले से अवेलेबल होगा, तो ये आपके बिजनेस को किसी भी अनसर्टेनिटी के आने पर एकदम से परेशान नहीं करेगा। यू नो व्हाट टू डू एंड यू स्टार्ट डूइंग द वर्क. This ensures the stability of the business. This shows that your business is not going to get discontinued. Shareholders का confidence आ गया, supplier businesses का confidence रह गया, customer businesses का आ गया, employees का आ गया, everybody is happy. लेकिन यहाँ पर कुछ मसले हैं contingency plan के साथ. नंबर वन मसला ये, कंटेंजेंट प्लान जो है वो बहुत अरसे तक बनाया जाता है और उसको बार बार रिपीटेडली उसको इम्प्रोवाइज या उसको इम्प्रूव नहीं किया जाता. हिंस कंटेंजेंट प्लान इज ऑलवेज देयर बट इट इज नॉट अपडेटेड. देयरफॉर जब हम उस कंटेंजेंट प्लान को इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं तो उसका रिजल्ट उतना जबरदस्त नहीं होता जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होता है. नंबर टू चीज ये कि एम्प्लॉयज के अंदर थोड़ी सी लेथार्जी आ जाती है, वो प्रोडक्टिविटी लूज कर जाते हैं इन प्लान ए, क्योंकि उनको दो रीजंस पता है. पहली बात तो ये कि यार कंटेंजेंट प्लान है ना, अपनी तो जॉब पक्की है, बिजनेस बंद तो होता नहीं है, कोई बात नहीं, बिजनेस का ही प्लान है, बिजनेस का प्लान फ्लॉप भी होता है तो दूसरे प्लान पे चले जाएंगे. नंबर टू, जो उनके जहन में चीज आती है कि वो दे टेक द प्लान ए लेस सीरियसली, ठीक है. थर्ड जो चीज इशू आता है वो ये कि जब कभी भी कंपनी कंटेंजेंट प्लान स्टार्ट कराती है, इनिशिएट करवाती है, तो ये याद रखिएगा कि कंटेंजेंट प्लान requires resources and you need to have all those resources regardless you implement the contingent plan or not. contingency plan के लिए just in time पर resources available करना impossible होता है, ठीक है, क्योंकि you never know when the disasters come, ठीक है. तो you ensure कि whenever the disaster comes you have all the available resources, ठीक है. Therefore अब पता नहीं डिजास्टर कब आता है, लेकिन आपको वो कॉस्ट बेयर करनी पड़ती है, हिंस आपकी ओवरहेड कॉस्ट बढ़ जाती है, हिंस आपका जो क्या नाम है इसका, जो कंट्रीब्यूशन है वो, सॉरी ब्रेक इवन जो है वो आगे भाग जाता है. ये कंटीजेंसी प्लान जब कवर होता है तो याद रखो कि कंटीजेंसी प्लान जब हम प्लान बी पे जाते हैं या कुछ दूसरे तरीके से जाते हैं तो उस पर हमारे पास कुछ चेंज मैनेजमेंट की बात आती है. और चेंज मैनेजमेंट का मतलब ये है कि हाउ योर कल्चर हैपेंस. इस पे मैंने पूरा एक लेक्चर बनाया हुआ है, काइंडली रेफर टू दैट लेक्चर. चेंज मैनेजमेंट में मैंने पूरा लेक्चर बनाया हुआ है. सिमिलरली कॉर्पोरेट प्लानिंग एक फाइनल ऐसा डॉक्यूमेंट होता है दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग that we already have discussed, और उसके अंदर हम बकायदा ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि what we are going to do. This particular document is there to ensure कि all the stakeholders of the business, especially the managers, the workers and the directors of the company, ठीक है, and the shareholders, they know कि what we are up to. सही है. This basically gives them the guide. It's a big thick book holding the contingent plan, the change plan, the change management plan and the business plan, ठीक है. अब अगर आपका कॉर्पोरेट प्लान सही सक्सेसफुल कॉर्पोरेट प्लान होता है तो इससे ये पता चलता है. अच्छा, बिजनेस प्लान एक चीज होती है, कॉर्पोरेट प्लान होती है. बिजनेस प्लान का मतलब ये है कि बिजनेस प्लान इज समथिंग दैट हाउ वी आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद ईच अदर विद इन अ कंपनी एंड हाउ वी गो अबाउट थिंग्स, ठीक है. हाउ वी आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट विद द डिपार्टमेंट्स, ठीक है, एंड हाउ दे आर गोइंग टू कोऑर्डिनेट अमंग देम, ठीक है. ये चीज जो है ये बिजनेस प्लान में बात आती है. लेकिन व्हेन इट टर्न्स आउट टू बी लाइक आउटसाइड द बिजनेस, कि अब हम लोग अपने स्टेक होल्डर से ही बात कर रहे हैं, आप कल्चर के लिहाज से इंपोज करेंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो दैट बिकम्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, बिकम्स अ कॉर्पोरेट प्लान, ठीक है. तो याद रखो कि कॉर्पोरेट प्लान में बिजनेस प्लान होता है और बिजनेस प्लान में डिपार्टमेंटल प्लान होते हैं, डिपार्टमेंटल प्लान में आपके जो है वो कंटीजेंसी प्लान की हिट्स लग रही होती है. तो दिस इज बेसिकली ऑल ओवर यूनिट नंबर 6. और यूनिट नंबर 6 के अंदर याद रखिएगा कि जो आपके पास किसी भी एक यूनिट से, किसी भी एक सेक्शन से, यानी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से या चॉइस में से या एनालिसिस में से या इंप्लीमेंटेशन में से किसी दो में से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा. अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में से क्वेश्चन आता है तो एनालिसिस का, चॉइस का, इंप्लीमेंटेशन का, तीनों का अलग अलग फायदे लिखने शुरू कर देगा. उसकी जो प्रोसेसेस है उनको समझा दीजिएगा, उनके एडवांटेजेस लिख दीजिएगा, उनको इवैल्यूएट कर दीजिएगा. अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक एनालिसिस का क्वेश्चन आता है, टॉक अबाउट ऑल दी स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टेक्निक्स, रिगार्डलेस उसने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया हुआ, आप सबके बारे में बात करें, सही है. चॉइस के बारे में बात है, वो चारों बात करनी है. अगर आपके पास स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की बात है, चारों के बारे में बात करनी है. यानी 4 टेक्निक्स आपके पास हैं एनालिसिस के अंदर: पेस्ट, स्वॉट, पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, कोर कंपोनेंट्स, सही है.
इसी तरह से 4 टेक्निक्स जो हैं वो आपके पास हैं स्ट्रेटेजिक चॉइस के अंदर, एनसॉफ मैट्रिक्स, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिसीजन ट्री, फोर्स फील्ड मॉडल, ठीक है। इसी तरह से 4 चीजें जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हैं इन स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, चेंज कंटिजेंसी प्लान, कल्चर, चेंज मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट प्लान, ठीक है। ये 4 के अलग अलग पैराग्राफ्स बन जाएंगे एंड यू कैन कंक्लूड इट। दिस इज योर यूनिट नंबर 6। ओके, देन बेस्ट एनालिसिस भी करवा दी है, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन भी करवा दी सर, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल 16 मार्क, हाउ टू आंसर इन टर्म्स ऑफ 16 मार्कर एंड इन्वेस्टमेंट अप्रेजल कभी भी 16 मार्क में नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल जो है वो हमेशा 12 मार्क में आएगा, और इन्वेस्टमेंट अप्रेजल क्वेश्चन के अंदर हमेशा 12 मार्क क्वेश्चन के अंदर हमेशा 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 याद रखिएगा जो कीवर्ड्स ऊपर क्वेश्चन में लिखे हुए होते हैं वो लिखा होता है रेफर टू योर आंसर फ्रॉम पार्ट ए, सही है, जो भी आपने पार्ट ए में कैलकुलेशन की होती, नंबर 2 अदर इंफॉर्मेशन, और नंबर 3 वेदर, एंड देन जस्टिफाई योर आंसर। अगर आप मेरे लेक्चर वीडियोस की तरफ जाओ तो वहां पे मैंने 12 मार्क के मैंने 2021 के सारे क्वेश्चंस के बारे में बात की हुई, सही है, हर तरह का मैंने 12 मार्क का उसमें डिस्कस किया हुआ है, इवन मैंने इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का भी 12 मार्क डिस्कस किया हुआ है, जस्ट गो एंड रेफर दैट, हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, अब वेरी शॉर्ट करके सीपीए एंड सेल्स फोरकास्टिंग करवा दें, क्या बात है। अच्छा, सबसे पहली चीज जो यार देखो, सेल्स फोरकास्टिंग को कैसे समझाऊं यहाँ पर, सेल्स फोरकास्टिंग का मैं मेथोडोलॉजी समझाता हूँ। Since business requires their revenues to be consistent and valuable, ठीक है, therefore they predict about their revenues, सही है, and when they predict about their revenues they basically make hunches, तो वो hunches तो बना नहीं सकते, therefore they use techniques। अब हमारे पास 2 तरह की टेक्निक्स होती है, एक क्वालिटेटिव टेक्निक होती है, एक क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वालिटेटिव टेक्निक्स का मतलब ये है कि हम परसेप्शन बेस्ड बात करते हैं, जैसे सेल्स फोर्स कंपोजिट, यानी कि सेल्स टीम से पूछते हैं भाई कितना यूनिट बेच सकते हो, क्योंकि वो लोग स्किल्ड होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, सीजनड होते हैं, तो इसलिए उनको मालूम होता है कि वो कितनी चीज अभी बेच रहे हैं, कितनी चीज पहले बेच रहे थे, और कितनी चीज मैक्सिमम आगे बेच सकते हैं, एक्स्ट्रा बेच सकते हैं। तो हम उनसे थोड़ा सा आगे के एक्सटेंडेड सेल्स के बारे में बात करते हैं, बताओ कितना यूनिट तुम बेच सकते हो, वो उस यूनिट के लिहाज से हम लोगों को नंबर्स दे देते हैं, वी ऐड दोस नंबर इन एंड वी गेट द आइडिया। लेकिन सिंस इट्स अ वेरी लाइक प्रिलिमिनरी टाइप ऑफ टेक्निक, तो इसमें बहुत सारी गलतियां भी हो सकती हैं, ये नई कंपनीज हासिल नहीं कर सकती, ये ऐसी कंपनी हासिल नहीं कर सकती सेल्स फॉर कंपोजिट से फायदा जिनके पास स्किल्ड लोग नहीं, ठीक है। दूसरी चीज आती है हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस, भाई सेल्स टीम नहीं है कोई बात नहीं, पुराना सेल्स डेटा देख लो, जितनी सेल्स अगले पिछले साल की थी अगले साल में उतनी सेल्स भी, कुछ एड इन करके काम करना शुरू कर दो। लेकिन इसके साथ मसला ये है कि शायद देयर कुड बी सम अनसोल्ड आइटम, ठीक है, तो अनसोल्ड आइटम होने के चांसेस बढ़ जाए। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ तीसरी टेक्निक के बारे में, दैट इज कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कि हम कंज्यूमर की बाइंग बिहेवियर देखते हैं, कब कौन सी चीज ज्यादा बिकती है, जब ज्यादा चीज बिकती है तो हम ज्यादा सेल्स करते हैं, जब कम चीज बिकती है तो हम कम सेल्स करते हैं, वी अंडरस्टैंड हाउ वी कैन ट्रिगर द कंजम्पशन। तो इसी वजह से कंपनीज आमतौर पर प्रोडक्ट बंडलिंग करती हैं कि एक के साथ दूसरी चीज फ्री, सो दैट दे कैन इन्फ्लुएंस एंड इंडोर्स एंड परसुएड द कस्टमर टू परचेज मोर। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ फर्दर ऑन, अगर हम बात करते हैं क्वालिटेटिव टेक्निक्स में, तो एक आती है ज्यूरी ऑफ एक्सपर्ट्स, कंपनी के एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं। ये एक्सपर्ट्स कौन है? कंपनी के एक्सपर्ट्स हैं, यानी कि हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स होते हैं। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ सेल्स फोर्स कंपोजिट, यानी कि पहले हमसे सेल्स टीम से पूछ रहे थे, अब हम हर डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट से पूछ रहे हैं, ताकि एक तरह की कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाए। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग क्वालिटेटिव वे के अंदर, सो दैट यू हैव अ हार्मनी, like complete pure coordination, और which basically refers कि कंपनीज जो हैं उनको मालूम होता है कि ऑपरेशन वाले को मालूम होता है हमने कितनी सेल्स करनी बनाने के लिए काम करना है, एचआर को पता होता है सेल्स के नंबर्स के बारे में, मार्केटिंग को पता होता है सेल्स के नंबर के बारे में, फाइनेंस को पता होता है सेल्स के नंबर के बारे में। सो इफ दे हैव एनी काइंड ऑफ इशू, एनी काइंड ऑफ कंसर्न, तो देन एंड देयर वो मसला रिजॉल्व करते हैं, और लड़ाई झड़ाई करके वो मसले को देन एंड देयर कैलकुलेट कर लेते हैं, और उसके लिहाज से कंटिजेंट प्लान बना लेते हैं, ठीक है। फिर कंपनीज जो है वो इससे ज्यादा एक्साइटिंग वे में जाती हैं। दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव टेक्निक इन क्वालिटेटिव मेथड्स, दिस इज नोन एज डेल्फी टेक्निक। वो असल में एक्सपर्ट जो मार्केट के अंदर स्पेशलाइज्ड लोग बैठे होते हैं, एसोसिएशंस होती हैं, उनसे जाके अपने सेल्स डेटा को रेफर करवाती हैं या उनसे रिसर्च करवाती हैं। सिंस दोज डेल्फी एसोसिएशंस आर टू मच credible, सही है, and they have a huge following, सही है, huge trust on them by the shareholders and everyone in the market. They are very much like renowned and taken as honor by the stakeholders. Therefore वो जो कहती हैं हम फिर वही करते हैं,
और जब हम वही कहते हैं तो हमारे पास हमारी रिसर्च पे उनका नाम का ठप्पा लगा हुआ होता है। जब ठप्पा लगा हुआ होता है तो इवेंचुअली हमसे जाके बताते हैं भाई ये हम नहीं कह रहे, ये डेल्फी एसोसिएशन कह रही है कि हम इतनी सेल्स कर सकते हैं, काइंडली हमारे साथ पैसा लगा दें। एकदम से पैसे लगने शुरू हो जाते हैं। सही है। तो ये वो चीज होती है जैसे ऑथेंटिकेशन होती है। ये कैसे पता चल सकती है? जैसे आपके प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो बेंचमार्क्ड होते हैं आईएसओ स्टैंडर्ड से। जब आपने आईएसओ स्टैंडर्ड कर दिया तो इसका मतलब ये है कि आपकी चीज क्वालिटी की है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, आप क्वालिटी गिरा ही नहीं सकते। ठीक है। तो ये वो चीज होती है जो कि डेल्फी टेक्निक में होती है। फिर हमारे पास आती है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर हमारे पास काफी सारी टेक्निक्स हैं। याद रखो सेल्स फोरकास्टिंग के टेबल के अंदर अब टेबल में कैसे समझाऊं ये मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन जो आपका सेल्स फोरकास्टिंग है उसमें एक ग्राफ जरूर आएगा। सही है। ग्राफ के अंदर कुछ लाइंस बनी हुई होंगी और लाइंस के अंदर आपको एक्स्ट्रापोलेशन होगी, आपको टाइम सीरीज दी जाएगी या लाइन ऑफ बेस्ट फिट दी जाएगी, आपको वहां से एक वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है। और उसको आपने यूज करना होगा विद द एवरेज सीजनल वेरिएशन जो आप निकालेंगे सेल्स फोरकास्टिंग के मूविंग एवरेजेस से। ठीक है। अब मूविंग एवरेजेस को मैं इस वक्त यहां पर नहीं समझा सकता। ठीक है। क्योंकि उसके कॉलम्स वगैरह होते हैं तो आई कैन नॉट डिस्कस दिस। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन टर्म्स ऑफ सेल्स फोरकास्टिंग। याद रखेंगे सेल्स फोरकास्टिंग के अंदर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दैट इंश्योर्स के हमने कितना रेवेन्यू जनरेट करना है। अगर सेल्स फोरकास्टिंग गलत हो गया तो गए। सही है। स्ट्रेट फॉरवर्ड गए। क्योंकि आपकी उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, उस रेवेन्यू जनरेशन के बिहाफ पे आपकी उतनी कॉस्ट मेंटेन नहीं, एक्सपेंसेस नहीं कर पाओगे, आप प्रॉफिट उतना रिटेन नहीं कर पाओगे, आप शेयर होल्डर्स को नहीं दे पाओगे। दे आर गोइंग टू गेट एंग्री एंड दे आर गोइंग टू लीव द कंपनी। सही है। देयर इन्वेस्टमेंट्स। अच्छा जी। देन कम्स के सर सीपीए क्या होता है? सीपीए जो है एक ऐसा मॉडल है जिसके अंदर आप बिजनेस की डिफरेंट एक्टिव किसी भी एक प्रोसेस की डिफरेंट एक्टिविटीज हो। सही है। उन एक्टिविटीज को आपस में कनेक्ट करते हैं और कनेक्ट करने के बाद उनसे ये पता चलता है कि कौन सी एक्टिविटी जो क्रिटिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इसके मसले रिजॉल्व करने, इंपॉर्टेंट, लेस इंपॉर्टेंट एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट। सही है। ये जो इंपॉर्टेंस की बात आ रही है ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम लोगों को पता है कि रिसोर्सेज आर स्केर्स। सही है। एंड टाइम इज लिमिटेड। तो हम लोगों को तमाम तर एक्टिविटीज के जितने भी प्रोसेस में जितने भी एक्टिविटीज आ रही हैं उन सब के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि मैं एकदम से कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि कौन सी एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट, कौन सी एक्टिविटी इज लेस इंपॉर्टेंट। तो सीपीए गिव्स अस द अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि कौन सी एक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है और उसकी इंपॉर्टेंस के लिहाज से ही हम उसकी मसले को रिजॉल्व करते हैं। फॉर दैट रीजन व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी बेसिकली कैलकुलेट देयर टोटल फ्लोट टाइम। सही है। हम उनके टोटल फ्लोट टाइम, हर एक्टिविटी का टोटल फ्लोट टाइम निकाल लेते हैं। जिसका टोटल फ्लोट टाइम 0 के बराबर में है, 0 है, इसका मतलब ये है कि वो क्रिटिकल है। जिसका 1 है वो इंपॉर्टेंट है, जिसका 2 है वो लेस इंपॉर्टेंट है, जिसका 3 है वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है वो अनइंपॉर्टेंट कैटेगरी में चले जाते हैं। देयरफॉर अगर दो मैनेजर्स आते हैं, एक ऐसा मैनेजर है जिसकी एक टीएफटी की वैल्यू जो है वो 0 है और दूसरे की 1 है, और 1 वाला जो है वो धड़े मार मार के मेरे सामने रो रहा है कि यार सर प्लीज मेरे मसले रिजॉल्व कर दें, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू दैट क्राइंग बेबी। सही है। मेरा काम होगा मैं 0 वाले की बात सुनूंगा क्योंकि यार तुम क्रिटिकल हो, तुम्हारा मसला रिजॉल्व करना लाजमी। प्लस इसी तरह से सीपीए जो है वो एक और भी चीज बताता है दैट इज नोन एज फ्री फ्लोट टाइम व्हिच इंश्योर्स कि आपकी एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद कितने अरसे तक फारिग बैठी रहेगी। इसका मतलब ये कि रिसोर्सेज आइडल हैं। इसका मतलब हमें कब रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करना चाहिए कि वो फारिग ना बैठे। दिस इंट्रोड्यूसेस द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्ट इन टाइम। सो सीपीए definitely gives the opportunity to the business to implement the concept of the principle of just in time. क्योंकि हम चीजों को अरेंज करते हैं, जैसे हो सकता है शायद इस पर्टिकुलर मोमेंट पर आप लोग भी 10 चीजें कर रहे हो और शायद ये मेरा लेक्चर भी सुन रहे हो, मैं जिस तरह से अभी आप लोगों को सुना रहा हूँ और मेरे सामने ये मोबाइल फोन है और मैं इसमें से क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ। तो साइमल्टेनियस इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट होता है। इसका मतलब एक वक्त में बहुत सारे आप काम पैरेलल करवा सकते हैं। क्लासिकल एग्जाम्पल आपका खुद का कॉलेज। सही है। 8 बजे अगर आपका कॉलेज लगता है तो एक साथ सारी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। सारी क्लासेस जो 8 से 9 पे चल रही हैं वो पैरेलल प्रोसेसिंग। ठीक है। व्हिच बेसिकली इंश्योर्स कि आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं विद द गिवन लिमिटेड टाइम। ठीक है। क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो हमें टीएफटी चाहिए, टाइम लिमिटेड है देयरफॉर हम लोगों को एफएफटी चाहिए। सही है। अच्छा जी। सपोज टू यूज इनकम एंड प्रोपोर्शन cross over elasticity of demand to improve the quality of answer, can we separate the question comes any देखो जब कभी भी आप इलास्टिसिटी से कॉन्सेप्ट लेकर आओगे ना तो इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट इज ऑलवेज देयर इन 2 P's ऑफ मार्केटिंग। ठीक है। प्राइस के अंदर आएगा प्राइस इलास्टिसिटी। सही है। और प्रमोशन में आएगा प्रमोशन इलास्टिसिटी। आपका ये लाजमी है कि मार्केटिंग प्लान का क्वेश्चन है या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है, इन दोनों के बारे में बात करनी लाजमी है।
प्राइसिंग की जब बात करोगे तो पीईडी की बात करना लाजमी है, जब प्रमोशन की बात करोगे तो एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी के बारे में बात करना लाजमी है, बहुत जरूरी है। इनकम इलास्टिसिटी क्वेश्चन मेरा नहीं ख्याल इट्स वेरी मच डिफिकल्ट, क्योंकि ये बेसिकली प्रोडक्ट की नेचर के बारे में पता चल जाता है कि ये चीजें रिक्वायर्ड हैं या नहीं है। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट आपको पेपर 3 में डिस्कस नहीं होगा, क्योंकि दे रियली डू नॉट वांट कि आप प्रोडक्ट के नेचर के बारे में बात करें और उसको किस तरह से वो गिफन गुड है या सुपीरियर गुड है, वो इस तरह की बातें नहीं आएंगी। दे आर मोर इनटू द प्रोडक्शन साइड। तो अगर मेरी फैक्ट्री जो है वो एक गिफन गुड की भी है, एक ऐसी गुड की भी है कि यार इनकम बढ़ जाएगी लेकिन उसकी कंजम्पशन सेम रहेगी, मैं उस पर भी क्वालिटी अश्योर करना शुरू कर दूंगा, तो मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। हाँ, क्रॉस इलास्टिसिटीज के बारे में जरूर बात कर सकते हैं। क्रॉस इलास्टिसिटीज के बारे में बात करना बहुत अच्छा है व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट एनी रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्रॉस इलास्टिसिटी के बारे में जरूर आप बात करें। नेवर माइंड। अच्छा जी, पूरा करवा दें प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, समझा दें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी आपका प्रोडक्ट प्रोसेस डेवलपमेंट प्रोसेस होता क्या है। जब आप न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं तो न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सबसे पहले आपके पास एक आइडिया आना चाहिए, आपके पास एक सबसे पहले आपके पास एक बेसिक बिजनेस विजन होना चाहिए, ठीक है। बिजनेस का विजन होगा तभी तो आपके पास ऑब्जेक्टिव सेट होगा ना, तो पहले तो आपका बिजनेस विजन सेट होना चाहिए। नंबर 2, यू हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव। नंबर 3, आपको उसके लिए अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज देखनी है। नंबर 4, यू रिसर्च अबाउट दोज अपॉर्चुनिटीज। नंबर 5, व्हेन यू हैव रिसर्च अबाउट दोज अपॉर्चुनिटीज देन फाइंड आउट हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट देम, ठीक है। तो आप उसमें कस्टमर का फीडबैक और इस तरह की सब चीजें लेंगे, अपने कॉम्पिटेंट्स वगैरह देखेंगे, एंड देन यू गेट द आइडिया कि मुझे प्रोडक्ट ओरिएंट करना है या मार्केट ओरिएंट करना है, या मुझे एसएलएट की तरफ जाना है, एंड देन यू फाइंड योर अप्रोच एंड देन यू इंट्रोड्यूस अ टेस्ट प्रोडक्ट। सही है, फिर आप प्रोडक्शन में जाते हैं, उसका टेस्ट प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको मार्केट में टेस्ट लॉन्च करते हैं। टेस्ट लॉन्च के ऊपर, टेस्ट लॉन्च करने से पहले आपके जहन में ये चीज आती है कि आप उससे पहले अपना कुछ प्रिमिटिव लेवल के ऊपर कुछ पहले से असेसमेंट बना लेते हैं कि यार हमें इतना रेवेन्यू जनरेट इसका हो जाना चाहिए। अगर वो उतना रेवेन्यू या उतना बस या उतना वाइब मार्केट में डेवलप कर लेती है या उतनी वेव मार्केट में डेवलप कर लेती है, तो इसका मतलब ये कि इसका फुल फ्लेज लॉन्च इज अवेलेबल, देन आप उसका फाइनल लॉन्च करते हैं। फायदा क्या है? न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये है, इस पूरे प्रोसेस का फायदा ये है कि आप सारे स्टेप्स की तरफ देख लेते हैं कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक एनी मिस्टेक, ठीक है। सो आप जब हर चीज कर रहे होते हैं ना, तो यू अंडरस्टैंड हाउ द मार्केट इज इंटरेक्टिंग विद योर प्रोडक्ट, या हाउ द डिमांड इज लाइक getting matured, या how it is getting affected by other factors, so you just can understand ke how much variation in the product you can introduce. Similarly, इस न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, प्रोसेस के अंदर हमें यही पता चलता है कि व्हाट आर दी कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, कस्टमर के बारे में पता चलता है हमें, सप्लायर्स के बारे में पता चलता है, हाउ दे आर इंटरेक्टिंग विद द सप्लाईज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, क्योंकि आप एक बिल्कुल जस्टिफाइड होलिस्टिक किस्म का एक प्रोसेस चला रहे होते हैं। प्लस आपके पास वैल्यू एडिशन के बारे में पता चल जाता है, आपको कॉम्पिटिटर्स के बारे में पता चल जाता है, आपको अपने यूएसपीज के बारे में पता चल जाता है, आपको पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटीज के बारे में पता चल जाता है, सही है, कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स के बारे में पता चल जाता है। सो ये आपको एक तरह से पूरा का पूरा एक वाइड ओपन आपके सामने एक प्लान रख देता है, जिससे आपको पता होता है कि शुड बी गो इन और नॉट, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की रिवीजन करवाते हैं, रेशियो एनालिसिस। सबकी वीडियोस अवेलेबल, देख लो जाके, हो जाएगा। अच्छा, अक्टूबर नवंबर 21 31 में क्वेश्चन 2B में हेल्प चाहिए। आई नीड टू अंडरस्टैंड द आंसर ऑन यूनिट 5 ऐसे। यूनिट 5 में से कभी ऐसे नहीं आ सकता, हमेशा ऐसे यूनिट नंबर सेक्शन बी में से, सेक्शन बी जो है वो हमेशा यूनिट नंबर 6 से आएगा। यूनिट नंबर 6 इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, वो हमेशा वहीं से आएगा, कहीं और से नहीं आ सकता। तो आप सोचे ही ना कि आपने किसी भी टॉपिक को अदर देन यूनिट 6 आपने 20 मार्क के लिए प्रिपेयर करना है। मैक्सिमम जो आएगा फाइनेंस जो आएगा वो 12 मार्क में आएगा, सही है। HR मार्केटिंग ऑपरेशन 16 मार्क में आ सकते हैं, और इवन जो आपका एनवायरमेंट है वो 16 मार्क में भी आ सकता है, ठीक है। लीगल एनवायरनमेंट क्या होती है जनाब? लीगल एनवायरनमेंट बेसिकली वो एरिया जहां पर आपके पास गवर्नमेंट की पॉलिसीज वगैरह लग रही होती हैं, आपके पास जितने भी कंसर्न्स आपके बिजनेस एक्टिविटीज के लिहाज से होते हैं, द लॉज, द रेगुलेशंस, द पॉलिसीज दे हैव टू फॉलो इन ऑर्डर टू इंश्योर के आपको बिजनेस कैसे चलाना है, व्हिच इंक्लूड्स द एथिक्स एज वेल, व्हिच इंक्लूड्स द टैक्सेशन पॉलिसी, व्हिच इंक्लूड्स द इंटरेस्ट रेट पॉलिसी, व्हिच इंक्लूड्स द प्रोडक्शन कैपेसिटी, पोल्यूशन कंस्ट्रेंट्स, परमिट्स, ये तमाम चीजें आपकी लीगल एनवायरनमेंट में आती है। कंटीजेंसी प्लान हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं इस चीज के ऊपर कि आप एनालिसिस को, 2-3 क्वेश्चन इस तरह के आए हुए हैं सर, वो एनालिसिस होता है क्या? कोई भी पॉइंट है, सही है,
रेशियो एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ आंसर। मैं जरा नताशा आपकी बात थोड़ी देर बाद समझता हूँ, अभी मैं जरा इस चीज पे बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, एनालिसिस, याद रखो आपने कोई एडवांटेज लिखा, सही है, और उस एडवांटेज का या कोई डिसएडवांटेज लिखा है, या आपने कोई मेथड लिखा है, या आपने कोई फैक्टर लिखा है, या आपने कोई वे लिखी, या आपने कोई कैरेक्टरिस्टिक लिखा, या कोई भी आपने पॉइंट लिखा, अब आप बताएं कि उससे होगा क्या बिजनेस को, सही है, होगा क्या और कैसे हो, ठीक है, ये दो बातें, ठीक है। अब इससे फॉर एग्जांपल मैंने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे दी, अब ट्रेनिंग देने से होगा क्या बिजनेस और कैसे होगा, ये मुझे बात करनी, हाउ एंड व्हाई। जब मैं हाउ और व्हाई की बात करूंगा ना, ये मेरा एनालिसिस हो जाएगा, ठीक है। यानी मैं कैसे करूं ट्रेनिंग, किसको करूं, ठीक है, और क्यों, उससे क्या फायदा होने वाला है। तो मैंने कहा भाई मैं एम्प्लॉय को ट्रेनिंग करवा देता हूं, मेरा पहला पॉइंट। अब मैंने लिखना शुरू कर दिया कि जी जब मैं ट्रेनिंग करवाऊंगा तो वो मिस्टेक्स कम करेंगे, जब वो मिस्टेक्स कम करेंगे तो ओवरऑल आपकी जो वेस्टेजेस है उसके, या यूनिट आपकी जो टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क है वो कम लगेगा, सही है, एरर्स कम आएंगे, वेस्टेजेस कम आएंगी, एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा मोटिवेट होगा। जब मैं इस चीज को पूरे को एलैबोरेट कर रहा हूँ तो इट्स बेसिकली माय एनालिसिस कि इससे होगा क्या, ठीक है। और फिर मैं इवैल्यूएशन की तरफ जाता हूँ कि यार मुझे ये चीज ध्यान में रखनी है कि यार जब मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये मैं ये भी चीज ध्यान में रख सकता हूँ कि हाउ एवर देयर आर चांसेस कि जब मैं ट्रेनिंग करवा रहा हूँ तो वो बंदा जो ट्रेनिंग के लिए जाएगा तो उसका काम वहां पर हॉल्ट हो जाएगा, तो वो डिसकंटिन्यूटी का इशू आ सकता है विच कैन बी रिफर्ड बैक लेटर ऑन, लेकिन इस चीज को हम ओवरकम कर सकते हैं। तो मैंने पॉइंट लिखते लिखते मैंने उसका एनालिसिस किया एंड देन आई गिव माई जजमेंट। क्या देखो ये कर रहे हो ना, इवैल्यूएशन का बेसिक फॉर्मूला ये है कि बात करते करते उसमें से कीड़ा निकाल लो, सही है, बात करते करते कीड़ा निकाल, सही है, ये बात हो रही है, अच्छी बात जा रही है, कीड़ा निकाल, यार ये तो अच्छी है लेकिन मसला, फॉर एग्जांपल आपको एक शर्ट बहुत पसंद आ गई, ठीक है, आपने कहा भाई मुझे शर्ट बड़ी पसंद आई, इसके बटन कितने प्यारे हैं, इसका कॉलर कितना प्यारा है, इसका कलर कितना प्यारा है, इसका फैब्रिक कितना, हाउएवर बहुत महंगी है, कीड़ा निकाल दिया फौरन। जैसे ही आपने कीड़ा निकाला ये वैल्यूएशन होगी, अब समझा दो क्यों। अब एक बंदा हो सकता है कह सकते हैं प्राइस इज नॉट एन इशू फॉर मी, क्या बात सुनो, मैं पैसे ही नहीं है मेरे पास, सही है, तो आप उसका जब आपने उसका हाउ एवर को समझाया है, बताया और समझाया, दो बातें मैं हमेशा करता हूं, बताओ समझाओ, सही है, पॉइंट बताओ समझाओ एनालिसिस, हाउ एवर बताओ समझाओ इवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये चीजें इस चीज को जहन में रखें कि जब कभी आप बात कर रहे हो या काम कर रहे हो तो प्लीज अपने हर पॉइंट को आप KPAE पर लेकर जाएं। K इज नॉलेज, P इज एप्लीकेशन, A इज एनालिसिस एंड E इज इवैल्यूएशन। हर पॉइंट अलग अलग आपका इवैल्यूएट होना चाहिए, ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये चीजें करें। ओके, देन गोज के अच्छा चॉइस ऑफ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो है ये आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि आप बिंग गवर्नमेंट कभी आप रन नहीं कर रहे होते, तो ये बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी या एक्सटेंडेड पॉलिसीज के ऊपर या BOP पॉलिसीज के ऊपर बात आ रही होती है, विच इज कम्प्लीटली गवर्नमेंट साइड। आपसे कभी पूछा नहीं जाएगा कि चॉइस ऑफ पॉलिसी के ऊपर आपको कौन सी, भाई आप बताइए कि क्या इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए, वो आपसे पूछेगा भी नहीं क्योंकि आपका कंसर्न भी नहीं, गवर्नमेंट का कंसर्न है। हाँ, पेपर के अंदर कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी या एक्सपेंशनरी पॉलिसी का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी का मतलब ये है अगर वो फिस्कल पॉलिसी के साथ, अच्छा हो सकता है वो ये सब खेलें, मतलब खेलना चाहिए उनको कि कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल पॉलिसी विल बी इंट्रोड्यूस। पहले ये नहीं पता कि फिस्कल होता क्या है, उसके बाद कॉन्ट्रेक्शनरी का मतलब क्या है। अब फिस्कल पॉलिसी जो है वो बेसिकली बेस करती है आपके टैक्स के ऊपर, गवर्नमेंट के स्पेंडिंग के ऊपर, सही है। कॉन्ट्रेक्शनरी का मतलब ये कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है वो कम हो, गवर्नमेंट अपनी सब्सिडीज और अपने जो ग्रांट्स वगैरह है उनको कम कर रही है, ये होती है कॉन्ट्रेक्शनरी। देयरफॉर क्या कर रही होगी, टैक्सेशन बढ़ा रही है, ठीक है, क्योंकि अभी उसके पास पैसे नहीं है तो उसे पैसे कैप्चर करने, गैदर करने के लिए वो क्या करेगा, टैक्सेशन बढ़ाएगा। तो कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी का मतलब है कि स्पेंडिंग कम हो रही है, टैक्सेशन बढ़ रहा है। मॉनेटरी पॉलिसी कॉन्ट्रेक्शनरी अगर होती है तो इसका मतलब ये है कि वो जो फंड अवेलेबल, मनी सप्लाई है, जो फंड मिल रहा है वो कम हो जाए, हिंस इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, सही है। तो कॉन्ट्रेक्शनरी पॉलिसी का मतलब ये है कि आपका कॉन्ट्रेक्शनरी फिस्कल का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो रही है, कॉन्ट्रेक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है कि मनी सप्लाई कम हो रही है, जो मनी अवेलेबल फॉर लोनेबल फंड्स, ठीक है। एक्सपेंशनरी का मतलब है तो इसका मतलब भी वही है कि आपकी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बढ़ रही है, हिंस टैक्सेशन गिर रहा है, और कुड भी, और आपके मनी सप्लाई बढ़ रही है क्योंकि आपका इंटरेस्ट रेट गिर रहा है, ठीक है। लेकिन आपसे कभी इस बारे में पूछा नहीं जाएगा। एंसॉफ हो गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 16 एंड 20 मार्क का जमीन आसमान का फर्क है जनाब। 16 और 20 मार्क के दरमियान फर्क है, 16 मार्क इज डिस्क्रिप्टिव, 20 मार्क इज ऐसे। 16 मार्क का मतलब ये है कि आपने उस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहना है और उसमें आपने अदर इंफॉर्मेशन डाल के कंक्लूड करना है, जो मैंने बात की हुई थी।
लेकिन अगर हम बात करते हैं 20 मार्क के लिहाज से, तो आपने सिर्फ टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, टॉपिक है क्या, सही है, उसके अंदर जितनी चीजें आ रही सब चीजें लिख देंगे, रिगार्डलेस उससे पूछी एक हो, सब लिख दो। एसेस डिफरेंट होते हैं एज कम्पेयर टू 16 मार्क्स। एसेस का मतलब ये है कि आप हर चीज के बारे में बात करते हैं जो उस पर्टिकुलर पैरामीटर के अंदर आती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बात की जाती है इन टर्म्स ऑफ ऐसे, ये पेपर में नहीं आता है इस तरह का, ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर एचआर के ऊपर, कि जी एम्प्लॉय रिजेंटमेंट को कैसे रिजॉल्व करें, ठीक है, तो आपने कहा एम्प्लॉय रिजेंटमेंट को रिजॉल्व करने के लिए आप उसे कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह बना सकते हैं, सो ऑन एंड सो। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपके पास जो है वो 20 मार्क का आता है, तो आप कहते हैं रिजेंटमेंट को ऐसे सॉल्व करते हैं। लीडरशिप बड़ी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें उठा के डाल, ठीक है, सब चीजें एक साथ आ जाएंगी। अच्छा, ब्रेकअप इसका नहीं होता, इसका ब्रेकअप नहीं होता, इसका ओरिजिनली जो एलिमेंट है वो ये कि यू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एंड द रिस्पेक्टिव मेथड जो आपसे पूछा जा रहा है, उसके बाद हर एक मेथड को डिफाइन, समझाओ, उसका फायदा, हाउ एवर नुकसान, हर एक टेक्निक का बताओ ये टेक्निक है क्या, यानी कि डिफाइन करो, यानी कि आप एनसॉफ को डिफाइन करें, सही है, उसका आप प्रोसीजर समझाएं, उसका आप फायदा लिखें, हाउ एवर नुकसान, फिर डिसीजन भी बताओ क्या है, प्रोसीजर समझाओ, फायदा लिखो, हाउ एवर नुकसान, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट ब्ला 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 ब्ला, यू कीप डूइंग दिस थिंग, एंड देन एंड में जब आओगे 20 मार्क्स के जब एंड में आओगे, तो एंड में यू हैव टू गिव एटलीस्ट 3 थिंग्स, ठीक है। नंबर 1, ऊपर गिवन जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें से कौन सी टेक्निक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जिसको कंपनी ने सबसे ज्यादा फोकस करना है, एंड गिव रीजन व्हाई, ठीक है, ये तो आपका हो गया ओपिनियन। नंबर 2, स्ट्रेटेजिक मैनेज, और ये हमेशा स्टेटमेंट रहेगी, ये स्टेटमेंट क्या है कि आपका जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस है वो इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक चॉइस और इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन की वजह से ही आ सकता है। अगर इनमें से किसी भी एक फेज में इफेक्टिवनेस हासिल ना की जाए, आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस जो है वो इफेक्टिव नहीं रहेगा। नंबर 3 चीज आपको क्या बताना है इसके अंदर, कि आप ये जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपका टाइम और आपका रिसोर्सेज एंड फाइनेंस अवेलेबल होना लाजमी है, और इसी कंटिन्यूसली अवेलेबिलिटी रहनी लाजमी है, किसी इंस्टेंस में अवेलेबल होना लाजमी नहीं है, मुसलसल अवेलेबल होना लाजमी है। तो अगर वो नहीं होगा तो ये बेसिकली उतना प्रोडक्टिवली, उतना सक्सेसफुली इंप्लीमेंट या उतने सक्सेसफुली आपको रिजल्ट्स दे नहीं पाएगा। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि दिस इज गोइंग टू समहाउ link with your vision, how it is going to like elaborate or achieve your vision. So this is how you are going to evaluate your question. Some marketing plan and marketing strategy. Paper 3 के लिहाज से what marketing plan is marketing strategy, ठीक है। तो marketing plan और marketing strategy में सिर्फ एक चीज को ध्यान में रखो, marketing strategy में you just are going to talk about 4 P's and budget and objective, सही है, बजट एंड ऑब्जेक्टिव के साथ 4 पीस, बजट, ऑब्जेक्टिव, सही है, यानी ये 4 चीजें बताई, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, अलग पैराग्राफ में आगे बजट और ऑब्जेक्टिव को ज़हन में रखो, ये अदर इंफॉर्मेशन है, कंक्लूड करो, सही है। लेकिन मार्केटिंग प्लान की अगर बात आती है तो ये 4 पीस तो आएंगे, सही है, बजट और आपके पास ऑब्जेक्टिव की जगह पर आपके पास एक चीज आ जाएगी, ऑब्जेक्ट सिचुएशन एनालिसिस, यानी कस्टमर के बारे में सोचो, कॉम्पिटिटर के बारे में सोचो, सही है, और इन्वायरमेंट कंट्रोल के बारे में सोचो, इन्वायरमेंट के बारे में सोचो, सही है, ये बातें जो होती हैं, क्योंकि बेसिकली जो मार्केटिंग प्लान है ना वो बात करता है 3 क्वेश्चंस की, हु वी आर, हम कहाँ हैं और हम कौन हैं, तो उसके लिए हम करते हैं सिचुएशन एनालिसिस, जिसमें हम पहले अपना स्वॉट करते हैं, फिर कंज्यूमर एनालिसिस करते हैं, फिर कस्टमर एनालिसिस करते हैं, फिर इन्वायरमेंटल एनालिसिस करते हैं, व्हाट वी वांट टू अचीव, ठीक है, वो हम मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की तरफ चले जाते हैं, एंड हाउ वी वांट टू अचीव हम 4 पीस पे चले जाते हैं। तो याद रखो, मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अंदर पहले तो आपने डेफिनेशन देने के बाद चारों पीस डिस्कस कर लें, ठीक है, और चारों पीस डिस्कस करने के बाद अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन है तो बजटिंग और ऑब्जेक्टिव को अदर इन्फॉर्मेशन में डाल दो, और अगर मार्केटिंग प्लान है तो सिचुएशन एनालिसिस को अदर इन्फॉर्मेशन में डाल दो और फिर कंक्लूड कर दो। दिस इज बेसिक डिफरेंस, देयर इज नो अदर डिफरेंस। Sir, can we get a 12 mark question on moving averages? Yes, we can. If yes, how we are supposed to improve moving averages and what are its advantages, disadvantages? देखो, question will not be के how can we improve the moving averages. Question is going to be like this के assess the usefulness, evaluate the usefulness of the techniques of used in social कह रहा हूँ sales forecasting, yeah, in making your marketing and operational decisions.
ठीक है। तो मोस्ट ऑफ आपका जो बिजनेस का जो क्वेश्चन है सेल्स फोरकास्टिंग में, वो उसकी यूजफुलनेस की तरफ आता है, और उसकी यूजफुलनेस जो डायरेक्ट होती है टुवर्ड्स योर सर्टेन डिपार्टमेंट। मार्केटिंग तो होता ही होता है, उसको तो कभी समहाउ मार्केटिंग के साथ फाइनेंस दे देता है, समहाउ मार्केटिंग के साथ ऑपरेशंस दे देता है, या समहाउ मार्केटिंग के साथ एचआर दे देता है। तो ये चीज जो है आपको 2 फायदे लिखने हैं, और उन 2 फायदों के बारे में आपने लिखने 4 है। पहले 2 जो लिखोगे वो उसके फायदे लिखोगे, एनालिसिस करोगे, उसको समझाओगे कैसे अफेक्ट करेगा उस सर्टेन डिपार्टमेंट को, यानी मार्केटिंग का डिपार्टमेंट। ठीक है। और दूसरा डिपार्टमेंट जो गिवन होगा, फिर उसके साथ भी इस तरह से बात करेंगे, अलग 2 पैराग्राफ्स के अंदर। ठीक है। यानी ये 2 पॉइंट्स जो होंगे वो मार्केटिंग के लिए जाएंगे, 2 पॉइंट्स जो होंगे वो ऑपरेशंस या दूसरे यूनिट के लिए जाएंगे, एंड देन वी कंक्लूड किस पे से ज्यादा वो फायदा दे रहा होता है। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक श्योर। ओके, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या चीज है? कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है, इट्स मोर अबाउट, जी मैं J1 J2 बता रहा हूँ अब्दुल्ला, मैं J1 J2 बता रहा हूँ। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है? रिसोर्स जो है वो कितने ज्यादा यूटिलाइज हो चुकी है, और याद रखेंगे जितना ज्यादा आपका रिसोर्स यूटिलाइज होती है, उतनी ज्यादा उसकी डेप्रिसिएशन होगी, और जितनी ज्यादा उसकी डेप्रिसिएशन होगी, उतनी ज्यादा उसको क्वालिटी मेंटेन करने के लिए उतना ही ज्यादा उसको एफर्ट करना पड़ेगा। एंड हेंस इट इज इंपॉर्टेंट कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की जब हम कभी बात कर रहे होते हैं, सो ये जहन में रखो कि दैट इज योर आउटपुट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट इनटू 100। जब योर आउटपुट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट इनटू 100 किया जाता है, तो परसेंटेज निकलता है। ये परसेंटेज जितना भी होगा, 100 से कम है तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस कैपेसिटी। ठीक है। एक्सेस कैपेसिटी का मतलब ये है कि आप जितना बना रहे हैं और जितना बना सकते हैं मैक्सिमम, उन दोनों के दौरान डिफरेंस। ठीक है। जितना एक्सेस कैपेसिटी ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा आपके पास लॉस ऑफ पोटेंशियल रेवेन्यू होगा, क्योंकि वो हम बना सकते थे लेकिन नहीं बना रहे। ठीक है। नंबर 2, आप जब नहीं बना रहे तो उतनी आइडल रिसोर्सिंग, जब आप नहीं बना रहे तो उतनी ही कॉस्ट डिस्काउंट्स भी आप नहीं हासिल कर पा रहे, जब आप नहीं बना रहे तो उतनी ही आपकी टीम मार्केटिंग भी हो रही है, खाली जा रहे हैं। तो इसका मतलब दैट्स अ बैड थिंग। तो बिजनेस का ओवरऑल प्लान ये होता है कि सबको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं, और इससे आपकी एवरेज कॉस्ट भी कम होती है, जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को बढ़ाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, देन कम्स के इवैल्यूएशन में देनी होती है सर, इवैल्यूएशन पॉइंट्स में देनी होती है विद एक्सप्लेनेशन। जी हाँ, इवैल्यूएशन में देनी होती है। इवैल्यूएशन देने के 3 तरीके। ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि पॉजिटिव पॉइंट के साथ हाउएवर लिख दो। ठीक है। नेगेटिव पॉइंट के साथ देयरफॉर लिख दो। हाउएवर के साथ इशू लिख दो, देयरफॉर के साथ सॉल्यूशन लिख दो। यानी कि जो बुराई हो रही है उसको समझाया, नेगेटिव पॉइंट है उसको समझाया, नेगेटिव इफेक्ट समझाया, देयरफॉर इस तरह से करो तो ये सॉल्व हो जाए, यानी दवाई दे दो उसकी। नेगेटिव पॉइंट का आप मेडिसिन दे दो, रेमेडी दे दो, और पॉजिटिव पॉइंट में कीड़ा निकाल दो। ये एक तरीका है इवैल्यूएशन करने। दूसरा तरीका क्या है? दैट इज के पॉइंट लिखो, सही है, पॉइंट को समझाओ, सही है, और फर्दर समझाओ, यानी इम्पैक्ट ए और इम्पैक्ट बी, सही है। यानी इम्पैक्ट ए का मतलब क्या है कि यार इससे फौरन क्या हो। जैसे मैंने बात की थी कि ट्रेनिंग करवाते हैं तो ट्रेनिंग करवाने से लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है। तो जब ट्रेनिंग की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो इससे क्या होता है? इससे होता है कि कंपनी के फिर एवरेज कॉस्ट कम होती है। ठीक है। और जब एवरेज कॉस्ट कम होती है, तो अब मुझे बताओ कि इन दोनों में से विच वन यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन? आपको अगर कहा जाए कि जी मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाना आपके लिए ज्यादा जरूरी है या एवरेज कॉस्ट कम करना ज्यादा जरूरी है, सही है, which one is more important to you? तो हो सकता है ये मेरा ख्याल है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दैट इज योर J1 इज योर जजमेंट। ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा अच्छा बताओ क्यों भाई प्रोडक्टिविटी जरूरी है? मेरी नजर में तो कॉस्ट इंक्रीज, कॉस्ट रिडक्शन ज्यादा जरूरी है। फिर आप उसके रीजन देंगे व्हाई प्रोडक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगर, और ये से बच्चा ये भी कह सकता है बड़े आराम से, सर मेरा ख्याल है कि यार कॉस्ट कम करना ज्यादा जरूरी है। ठीक है। दैट इज योर जजमेंट। लेकिन व्हाट इज द रीजन फॉर? तो आप फिर जब उसका रीजन देते हैं, दैट इज नोन एज योर J2 जस्टिफिकेशन। सही है। ये भी एक तरीका होता है। तीसरा तरीका इज योर कंक्लूजन। योर कंक्लूजन देन इट इज लीन प्रोडक्शन। और लीन प्रोडक्शन के अंदर जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज ये असल में 4 चीजों के ऊपर बेस करता है, सही है। और मैंने J1 J2 समझा दिया है। ठीक है। यू आर बिजी इन चैटिंग। ठीक है। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखें कि आपके पास जिस वक्त हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ लीन प्रोडक्शन के लिहाज से, तो लीन प्रोडक्शन इज बेसिकली समथिंग वेरी क्लोज, या इट इज योर अपॉर्चुनिटी
फॉर कोर कॉम्पिटेंसी, ठीक है। और जब ये चीजें आपके पास एग्जिस्ट कर रही होती हैं तो बहुत जरूरी ये बात है कि आपका बिजनेस के अंदर जब कभी भी हम लीन प्रोडक्शन की तरफ जाते हैं तो ये एक बहुत महंगा प्रोसेस होता है, एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, एक बहुत टायरिंग का प्रोसेस होता है, और बहुत ज्यादा इसको अचीव करने में शुरू में बहुत मसले आते हैं, ठीक है। ये चार चीजें क्या, पहली चीज वैल्यू एडिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करो, दूसरी चीज वेस्टेजेस कम करो, तीसरी चीज क्वालिटी इंक्रीज करो, चौथी चीज तमाम तर ऐसे प्रोसेसेस दैट एड्स नो वैल्यू उनको निकाल दो, यानी कि ऑप्टिमाइज करो या रैशनलाइज करो। अब इन तमाम तर चीजों के अंदर कैसे हम अचीव कर सकते हैं वैल्यू एडिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल हासिल करने के लिए, और ये याद रखो कि लीन प्रोडक्शन के लिए दो कंडीशंस लाजमी है, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही तो वो शायद जो है वो आप लीन प्रोडक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। नंबर वन, आपके पास जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, सही है, उसको कम से कम फ्लो पे होना लाजमी, ठीक है। नंबर टू, आपके पास जो स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक है उसको जस्ट इन टाइम पे होना लाजमी है। नंबर थ्री, आपके नंबर थ्री खैर ओरिजिनली ये तो एक वो है रूल है कि इट इज नॉट यूजफुल फॉर एनी सर्विस बिजनेस, ठीक है। सर्विस बिजनेस के लिए लीन प्रोडक्शन अप्लाई नहीं हो सकता, ठीक है। उसके लिए एक और चीज होती है सिक्स सिग्मा, वो वहां पर अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए आप लीन प्रोडक्शन अप्लाई करते हैं। तो वैल्यू एडिंग इकोनॉमी स्केल हासिल करनी होती है, इसका मतलब बल्क परचेसिंग के अलावा बाकी सारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो होती है वैल्यू एडिंग होती है, ठीक है। फिर हम लोग कहते हैं वेस्टेजेस रिमूव करना, तो उसके अंदर हमारे पास एक एब्रिविएशन आता है टिम वुड के लिहाज से, ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्रीज या मोशन या मूवमेंट, वेटिंग, ओवर प्रोडक्शन, ओवर प्रोसेसिंग एंड योर डिफेक्ट्स। तो इनको अगर हम कम करते हैं तो हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, डैमेजेस कम हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू डू सो वी गो फॉर बेंचमार्किंग, सेटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अप्लाई करते हैं, जैसे क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी सर्कल्स एंड क्वालिटी एश्योरेंस होता है, ठीक है। एंड देन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ERP is basically the rationalization and the optimization process. ERP को प्लीज आप लोग एक दफा दोबारा पढ़ लीजिएगा सबके सब। स्ट्रेटेजिक अलाउंस कुछ नहीं होता, स्ट्रेटेजिक अलाउंस होती है, और मैं पहले बता चुका हूँ। Okay, I guess there are no nothing. When we are when we write a positive point and evaluate it by however giving its negative side, can the point be slightly contradictory? Example, we are talking about total quality management of our positive point. We write it that in long term it will reduce cost efficiency to in the short term because employees will take training. याद रखें लॉन्ग टर्म कॉन्सेप्ट जो है इट्स ऑलवेज इवैल्यूएशन, ठीक है। जिस चीज का भी आप इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बता रहे हैं ना इट इज इवैल्यूएशन, जिसका शॉर्ट टर्म बता रहे हैं वो आपका एनालिसिस है, ठीक है। याद रखें कीवर्ड है ये दोनों। शॉर्ट टर्म लिखा किसी भी कॉन्सेप्ट को समझाते हुए एक्सप्लेन करते हुए शॉर्ट टर्म इफेक्ट बता रहे हो ना, वो एकदम से एनालिसिस की कैटेगरी में चले जाते हैं। और किसी भी चीज का भी आप लॉन्ग टर्म बता रहे होगे तो वो उसके इवैल्यूएशन साइड पे चले जाते हैं। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब ये जो आपने मुझे पॉइंट भेजा हुआ है ना, इस पॉइंट को आप रिवर्स करें। ये असल में नेगेटिव पॉइंट है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट से कॉस्ट इंक्रीज होती है और फिर लॉन्ग रन के अंदर जाके ये फायदा होता है। तो ये आपका देयरफॉर के साथ जाएगा, ये हाउएवर के साथ नहीं जाएगा, देयरफॉर के साथ जाएगा, ठीक है। मेरा ख्याल है उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं। 20 मार्क्स सॉल्व करने की टेक्निक्स क्या हैं, लाइक कैन आई मेक अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बिफोर गोइंग इन द फॉर हाउ? जी हाँ, देयर इज और मेरा ख्याल है मैं फजर नमाज के बाद जो है इन्हीं स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, और आई विल बी अपलोडिंग द लेक्चर। वो आपको इंशाल्लाह उसके लेआउट सारा देयर इज अ स्पेसिफिक लेआउट, देयर इज स्पेसिफिक लेआउट, और वो लेआउट चॉइस, एनालिसिस, इंप्लीमेंटेशन चारों के लिए अवेलेबल है। मेरे ख्याल इस बारे आज अभी मैंने बात भी की है कि आपको 4 पैराग्राफ तो लिखने ही लिखने, सही। पैराग्राफ डेफिनेशन का 4 पैराग्राफ, 4 टेक्निक्स, और आखिरी पैराग्राफ में 3 चीजें मैंने ये चीजें बता दी हैं, लेकिन मैं उसको एक तरह से स्ट्रक्चर करके भी आप लोगों को उसके ऊपर लेक्चर वीडियो में अपलोड कर दूँ। सर बस कोर कॉम्पिटेंसी कैसे पॉइंट करें केस से? कोर कॉम्पिटेंसी कभी भी केस से लिंक नहीं होती, कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। कोर कॉम्पिटेंसी के बारे में बताया जाएगा कि रेशियो एनालिसिस ऑफ एन आंसर प्लीज। मुझे नताशा आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया कि रेशियो एनालिसिस का मैं क्या, इसकी मैं इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूं या क्या बात करूं?
Kindly communicate. सोलह मार्क के लिहाज से ब्रेकअप जो है, मार्किंग ब्रेकअप जो है वो नॉलेज 2 मार्क की, एप्लीकेशन 2 मार्क की है, एनालिसिस 6 मार्क की और इवैल्यूएशन 6 मार्क की। मर्जर के अंदर दो बिजनेसेस मिलकर काम करते हैं फॉर द सेम थिंग, ठीक है, और जॉइंट वेंचर में मिलकर एक नए प्रोडक्ट के लिए काम, ठीक है। याद रखें जॉइंट वेंचर के अंदर आपकी आइडेंटिटीज जो होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती, ठीक, और मर्जर के अंदर आपकी आइडेंटिटीज डिसॉल्व हो जाती है, मीनिंग अब आपकी अलग अलग कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करेंगी, अब आपकी मिलकर एक नाम होगा जो एग्जिस्ट कर रही होंगी। जॉइंट वेंचर में आपकी अपनी कंपनी जो है वो भी एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। ओके, हाउ डू वी आंसर, how do we write an answer for ratio analysis, be it be 12 or 16? Fine, I repeat my statement again. रेशियो एनालिसिस पे कभी भी 16 मार्क का क्वेश्चन नहीं आए, रेशियो एनालिसिस का क्वेश्चन 12 मार्क का है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के 12 मार्क के क्वेश्चन के ऊपर पूरी एक लेक्चर वीडियो मेरी अपलोडेड है, जाके देख लें। 45 से 50 मिनट्स के सारे 12 मार्क समझाए हुए, उसमें रेशियो एनालिसिस के भी समझाए हुए, देख लें, समझ आ जाएगा, सिंपल सी बात। आई गेस दैट्स इट। इंतहाई कुछ फजूल किस्म की कुछ लोगों ने बातें की, मैं आई सो हेट यू गाइस जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, एंड आई जस्ट वांट दिस टू बी ऑन रिकॉर्ड। और अब alliance की definition, alliance is basically the sum up thing, the combined thing, ठीक है, whenever the efforts combine alliance कहलाएगा, ठीक है। That's it for today, best of luck, Allah Hafiz.